पहली बड़ी खबर सत्ते पे सत्ता में जो आपके सामने आ रही है वो ये है, आज पहले आपको ताइवान में दहशत वाला वो रेडिएशन दिखाएंगे जो चीन से निकला है। जिनपिंग की आर्मी ताइवान पर कब, कैसे और कहां से हमले करेगी, इसका पूरा ब्लूप्रिंट सामने आ चुका है। इस बार सत्ता की सबसे विस्फोटक कुंजी बस खुलने वाली है। दूसरी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में भी हिंसा के नए विस्फोट हुए, फिर लोगों की जान गई, फिर बंगाल रक्त रंजित हुआ है। इसीलिए आज बंगाल की सत्ता से सवाल पूछेंगे, हर चुनाव में बंगाल में हिंसा की 100% गारंटी आखिर क्यों है। इन सभी खबरों के बीच पाकिस्तान से खबर है, और पाकिस्तान की ये जो खबर है बड़ी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज जो पाकिस्तान से खबर है उसकी बेइज्जती पर भी है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है। आज पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने केजरीवाल की तारीफ में एक ट्वीट किया था। इस पर अरविंद केजरीवाल ने जो जवाब दिया उसकी बहुत चर्चा है। वैसे आज चर्चा एक शब्द की भी है जिसकी सत्ता के शब्दकोश में नहीं एंट्री हुई है। आज पीएम मोदी ने कहा है इंडिया गठबंधन वाले वोट बैंक के गुलाम हैं और अगर उन्हें वोट के लिए मुजरा करना है तो करें। इस पर विपक्ष ने शब्दवाणों की वर्षा कर दी। जैसी करनी वैसी भरनी वाली कहावत आपने खूब सुनी होगी, लेकिन यह पुणे में चरितार्थ हुई है। पोर्श कांड में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। आज उन्हें 28 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। उन पर फैमिली ड्राइवर को बंधक बनाने का आरोप है। और आज सत्ता में आपको आवाज वाले एक बड़े धोखे से भी रूबरू कराएंगे। सावधान, क्योंकि मध्य प्रदेश के सीधी में एक वॉइस ऐप से टीचर की आवाज निकालकर 7 लड़कियों से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन नकली आवाज से कैसे इस तरह के अपराध किसी के साथ भी हो सकते हैं, यह जरूर नोट करिएगा और सावधान हो जाइए। अच्छी खबर आ रही है कांस से। कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत की सत्ता वाला एक शुभ समाचार भी है। कांस के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय एक्ट्रेस को बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया। यह सम्मान कोलकाता में रहने वाली एक्ट्रेस अनसुईया सेनगुप्ता ने अपनी फिल्म द शेमलेस के लिए हासिल किया। लेकिन सत्ता की शुरुआत ताइवान पर उस हमले के साथ जो जल, थल और नभ से होने वाला है। सत्ता की शुरुआत सत्ता के उस संघर्ष से करते हैं जिस पर पूरी दुनिया की इस वक्त नजर है, जिसको लेकर डर है कि क्या एक और महायुद्ध शुरू होने वाला है। पिछले 5 दिनों से चीन और ताइवान का तनाव युद्ध वाले मोड में है। आपको एक ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस वक्त चीन और ताइवान के बीच युद्ध वाले तनाव का स्टेटस क्या है। देखा जाए तो इस वक्त ताइवान को चारों तरफ से चीन ने घेर रखा। चीन के जहाज हैं, वॉरशिप है, लेकिन ताइवान की तैयारी भी कम नहीं है। अब तक चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को ऐसा लग रहा था कि पनिशमेंट ड्रिल से ताइवान डर जाएगा, नए राष्ट्रपति ताइवान के डर जाएंगे। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ताइवान भी ताकतवर चीन को टक्कर देने के लिए तैयारी कर चुका है। चीन और ताइवान के बीच स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि किसी भी वक्त एक चिंगारी युद्ध में बदल सकती है। चीन और ताइवान में वीडियो वॉर का डिस्ट्रॉयर राउंड शुरू हो चुका है। पहले चीन ने पनिशमेंट ड्रिल के जरिए ताइवान को चारों तरफ से घेरा था, अब चारों तरफ से हमले की तैयारी है। इसके अलावा चीन के H-6 बॉम्बर भी ताइवान के आसमान में उड़ान भर रहे हैं। दावा है कि चीन जल, जमीन, आसमान तीनों तरफ से हमला करेगा। वहीं चीन को जवाब देने के लिए ताइवान ने कई तैयारियां करनी है, लेकिन अंडरग्राउंड वाला प्लान जिनपिंग के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। आगे आपको चीन के अटैक प्लान की जानकारी विस्तार से देंगे।
पहले देखिए कि कैसे चीन और ताइवान के बीच वीडियो वॉर शुरू हो चुका है। पहले चीन की ओर से अभ्यास वाले घातक हथियारों का वीडियो जारी किया गया। अब ताइवान ने जिनपिंग की सेना को न सिर्फ जवाब दिया बल्कि संदेश भी दे दिया है कि हम हर हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। चीन की मिलिट्री ड्रिल पर ताइवान की नेवी ने मोबाइल मिसाइल ट्रक का वीडियो जारी किया है। ताइवान की समुद्री सीमा में चीन के वॉरशिप घुसने के बाद और उससे निपटने के लिए ताइवान ने मिसाइल ट्रक का डिप्लॉयमेंट किया है। और इस वीडियो को जारी करके ताइवान नेवी ने बता दिया कि अगर चीन ने कोई हरकत की तो जवाब करारा होगा। ताइवान नेवी की ओर से जारी इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे मोबाइल मिसाइल यूनिट को कमांड मिलते ही कई मिसाइलों से लैस ट्रक टैक्टिकल पोजीशन पर आ गए। ताइवान की मरीन कॉर्प्स के साथ मोबाइल यूनिट ने मोर्चा संभाल लिया। युद्ध के दौरान भी ताइवान के जवान कुछ इसी तरह जिनपिंग की रेड आर्मी को जवाब देंगे। अब आपको जिनपिंग सेना के जंगी वीडियो दिखाते हैं। ये तस्वीरें चीनी सेना के दूसरे दिन के अभ्यास की हैं, जब रेड आर्मी समंदर की लहरों पर अपने घातक जहाजों के साथ हमले की प्रैक्टिस कर रही है। ताइवान की सेना ने अपने जल क्षेत्र में चीन के वॉरशिप को ट्रैक किया है। रेड आर्मी की ओर से हमले के प्रैक्टिस वाले दूसरे वीडियो में युद्ध के शोले हैं। दावा है कि चीन की नौसेना के 27 जहाज और 62 लड़ाकू विमान ताइवान सीमा के करीब आ गए थे। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार चीन के 47 विमान ताइवान स्ट्रेट की मध्य रेखा को पार करके ताइवान दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व इलाके में घुसे थे। हालांकि चीन की सेना की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि अभ्यास सिर्फ ताइवान पर कब्जा करने की क्षमता को टेस्ट करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि जिनपिंग मौके का फायदा उठाकर वन चाइना पॉलिसी वाला मन बना चुके हैं। ताइवान पर कब्जे की तैयारी पूरी कर चुके हैं। अब बात करते हैं चीन के उस बॉम्बर की जिसकी उड़ान ने ताइवान को परेशान कर दिया। ये तस्वीरें देखिए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीन के होंग 6K बॉम्बर और J-16 फाइटर जेट का वीडियो जारी किया है। यह बताया जा रहा है कि स्वॉर्ड 202A अभ्यास यानी पनिशमेंट ड्रिल के दौरान चीन की सेना ने इसका दम दिखाया। लेकिन सवाल है, ऐसी स्थिति में इसके मायने क्या है? क्योंकि चीन का H-6 बॉम्बर कोई साधारण हथियार नहीं है। यह 2 इंजन वाला बम वर्षक विमान है जो कि कंपेयर किया जाता है अमेरिका के B-52 बॉम्बर से। चीन ने अपने H-6 बम वर्षक को अपने 7 एयरबेस पर तैनात किया है। H-6 बम वर्षक की टॉप स्पीड 1000 से ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 6000 किलोमीटर है, वही कॉम्बैट रेंज 1800 किलोमीटर है। चीन की वायुसेना के पास 231 H-6 विमान है, लेकिन जो वीडियो सामने आया, एक बार फिर से उसको प्ले करिए, पहले वाले को, दिखाया गया कि ताइवान ने उसको लॉक कर दिया है, यानी कि ताइवान के फाइटर जेट के निशाने पर आ चुका था, ऐसा भी कहा जा रहा है। अब आपको बता दें कि कैसे ताइवान चीन के अटैक प्लान के खिलाफ काउंटर अटैक वाला प्लान बना रहा है। दरअसल ताइवान के पास चीन के कई डिस्ट्रॉयर मौजूद थे। चीनी डिस्ट्रॉयर को लेकर ताइवान में हाई अलर्ट। चीन के डिस्ट्रॉयर पर ताइवान की निगरानी का वीडियो सामने आ चुका है, जिसमें ताइवान के जवान, यह है वो वीडियो, चीन की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। सिर्फ डिस्ट्रॉयर ही नहीं बल्कि चीनी फाइटर जेट्स भी चीनी फाइटर जेट पर भी ताइवान की पैनी नजर है। ताइवान चीन के J-16 फाइटर, चीनी बॉम्बर H-6 की मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है। अटैक के डर को देखते हुए ताइवान के एयर स्पेस में अलर्ट है। ताइवान की अगली तैयारी पेट्रियट वाली है। यह है वो पेट्रियट जो उसको अमेरिका से मिले हैं, जिसके लिए पूरी ताकत लगा दी थी यूक्रेन ने। ताइवान में पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है। चीनी ड्रिल वाले क्षेत्र में पेट्रियट सिस्टम की तैनाती की गई है। ताइवान की स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर पेट्रियट तैनात है। आपको बता दें कि ताइवान को अमेरिका से यह पेट्रियट सिस्टम मिला। अब आपको सिर्फ 5 पॉइंट में चीन के अटैक प्लान की जानकारी दे देते हैं। नंबर 1, चीन ताइवान को चारों ओर से घेरेगा। यह है पहला पॉइंट, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं यहां। फिर नंबर 2, समंदर और आसमान से किलेबंदी करेगा। नंबर 3, चीन ताइवान का विदेशी मिलिट्री सपोर्ट रोकेगा। ये जो ताइवान स्ट्रेट है वहां पर ताइवान की चौतरफा घेराबंदी के बाद चीन हमला करेगा। चीन को ऐसा लग रहा है कि मिलिट्री सपोर्ट रुकने के डर से ताइवान सरेंडर कर देगा। यह शतरंज की चाल नहीं है, यह वॉर गेम है। शी जिनपिंग अपने कमरे में बैठकर शतरंज की चालें चल सकते हैं, लेकिन अमेरिका और नेटो शांत नहीं बैठेंगे। यह तो चीन के अटैक प्लान का सिर्फ ब्लूप्रिंट है। आपको हमले वाला वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें चीन के सैनिक लगातार अभ्यास कर रहे हैं। इस बीच चीन ने ताइवान को धमकी भी दी है। चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि ताइवान के राष्ट्रपति आग से खेल रहे हैं
आग से खेलने वाले अक्सर खुद जल जाते हैं। चीन और ताइवान के बीच युद्ध की आशंकाओं पर हमने 120 सेकंड की वीडियो रील तैयार की, खुद देखें। ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंग-ते की शपथ लेते ही चीन मानो एक बहुत बड़े गुस्से में आ गया, क्योंकि लाई चिंग-ते को वो देशद्रोही मानते हैं। चीन ने शुरू से ताइवान को अपना हिस्सा माना है और एक बार नहीं अनेकों बार उन्होंने युद्धाभ्यास किए, ताइवान के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर डाले। हर तरह की फोर्सेस डिप्लॉय कर दी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा फौजी जमावड़ा चीन ने किया, ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, मीडियम लाइन को पार कर रहे हैं। ताइवान ने उसके लिए कोस्टल डिफेंस, जिसको कहते हैं कि जहाँ तटीय इलाके हैं वहाँ पर पूरी तरह से डिफेंसेस बनाए हुए हैं, कंक्रीट के और बंकर्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे आर्टिलरी लगाई हुई है, मिसाइल्स लगाए हुए हैं। वो जो पनिशमेंट दे रहा है, जिस प्रकार से घेरा डाल के उन्होंने कार्रवाई की, वो एक तरह से वो जानना चाह रहे थे, अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, रिहर्सल भी चल रहे थे उनके, कि अगर हमको करना पड़ा तो किस प्रकार से किया जाएगा। चीन के हमले से बचने के लिए और करारा जवाब देने के लिए ताइवान ने बड़ी तैयारी की है। ताइवान की नेवी, एयरफोर्स और आर्मी सुपर अलर्ट पर है। ताइवान ने राजधानी ताइपे की सुरक्षा बढ़ा दी है। ताइपे की सुरक्षा में ताइवान के फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। ताइवान की वायुसेना में H-6 बॉम्बर पर नजर है। चीनी डिस्ट्रॉयर पर ताइवानी नेवी नजर रख रही है। सभी स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। चीनी ड्रिल वाले क्षेत्र में ताइवान के एंटी शिप मिसाइल सिस्टम तैनात है। हमले की स्थिति में चीन के खिलाफ ताइवान की पूरी अंडरग्राउंड तैयारी है। ताइवान के अंडरग्राउंड एयरबेस पर अटैक मोड में F-16 फाइटर जेट तैनात है। ध्यान से देखिएगा, ये जेट्स एमराम और हार्पून एंटी शिप मिसाइल से लैस हैं, अमेरिकन मिसाइल्स हैं। इसके अलावा ताइवान के चियाशान एयरबेस से जुड़े हैं अंडरग्राउंड हैंगर्स। ताइवान के ईस्ट कोस्ट पर यह चियाशान एयरबेस है। इन्हीं बंकर्स में ताइवान अपने फाइटर जेट्स को सुरक्षित रखता है। यानी दोनों ही देश पूरी तरह तैयार है। बस एक चिंगारी इस तनाव को युद्ध में बदल सकती है। ग्लोबल सत्ता को प्रभावित करने वाली इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ताइवान के हालात को देखते हुए अभी भी अमेरिका के वॉरशिप्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका पूरी तरीके से एंगेज हो गया है मिडिल ईस्ट में, हूती से निपटने में, और दूसरा फ्रंट है यूक्रेन। क्या होगा आगे, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष पर अब जो खबर आ रही है उसको जरा ध्यान से देखिए। सत्ता में अब राजनीति के उस घुमावदार मोड़ की बात करते हैं जिसमें नेता कई बार ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां उन्हें उसी के साथ खड़े होना पड़ता है जिसने कभी उनकी राजनीतिक बर्बादी की कहानी लिखी हो। वो कहा था ना किसी भारत के एक बड़े राजनेता ने कि परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट फोज यानी दुश्मन कभी नहीं होते राजनीति में। और दिल्ली में आज ऐसी ही स्थिति कांग्रेस और खासकर गांधी परिवार के सदस्यों के लिए तब हुई जब वो नई दिल्ली लोकसभा सीट पर वोटिंग के लिए पहुंचे। दिल्ली में आज सभी 60 सीटों पर वोट डाले गए। वोट डालने वाले प्रमुख चेहरों में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल थे। वैसे तो कौन किसे वोट डालता है यह पूरी तरह से गोपनीय है, पूरी तरीके से। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे की सहयोगी हैं, तो ऐसा संभव है कि गांधी परिवार ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती को वोट दिया होगा। हालांकि इसकी पुष्टि कोई नहीं कर सकता। वहीं जिस कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता हासिल की, वो अरविंद केजरीवाल जब वोट देने गए होंगे तो यह भी संभव है कि उन्होंने अपनी सहयोगी कांग्रेस को चुना होगा। क्योंकि गांधी परिवार नई दिल्ली के जिस इलाके का वोटर है वहां से आपके प्रत्याशी हैं और उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के कन्हैया कुमार उम्मीदवार हैं। ऐसे में वोट देने के दो विकल्प हैं, या तो एक दूसरे को वोट देना पड़ता होगा, या फिर अगर पुराने घाव हरे हुए हैं
तो किसी और को या फिर नोटा पर वोट डालने का ऑप्शन भी संभव है। राजनीति के लेंस से देखें तो यह अजीब सा विरोधाभास है और आज इसे लेकर सवाल का सामना राहुल गांधी को भी करना पड़ा। हालांकि छठे चरण में कुल 58 सीटों पर वोटिंग हुई है। दिल्ली में वोट देने वालों में पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज की संख्या बहुत ज्यादा थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंची। विदेश मंत्री एस जयशंकर वोट डालने में पहले नंबर पर रहे। अरविंद केजरीवाल भी अपने परिवार के साथ वोट डालने गए। हालांकि उनकी मां की तबीयत खराब होने के कारण वोट देने वो नहीं जा पाए। वैसे वोट देने वालों में इन हंसते और मुस्कुराते चेहरों के पीछे का सच यह भी रहा है कि दिल्ली में 5 बजे तक मात्र 53.75% वोटिंग हुई। मैं समझता हूँ कि बहुत भारी संख्या में लोग तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं क्योंकि लोग बहुत देख रहे हैं कि मैं इस बूथ में फर्स्ट मेल वोटर हूं, क्योंकि ये देश के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय का समय है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश जो है, दिल्ली के वोटर भी विकसित भारत और मोदी सरकार को एक बार और वोट देंगे और एक बार और मोदी सरकार वापस आएगी। लोग कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, देश हित में वोट कर रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग की धज्जियां उड़ी हुई हैं। राष्ट्र हित में नरेंद्र मोदी के लिए सब लोग बूथ पे जमे हुए हैं। बढ़ रही रफ्तार है, अब के 400 पार है। बिजली फ्री, पानी फ्री के लिए, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के लिए, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा के लिए, महंगाई कम करने के लिए, रोजगार के लिए अपने मुद्दों पर वोट कीजिए। नकली मुद्दों पर ध्यान मत दीजिए और तानाशाही का अंत करने, संविधान को बचाने और लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट। इस्तेमाल करें और बदलाव लाएं। क्या गठबंधन ही जीतेगा और बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दे है। हम अपने सारे गिले शिकवे एक साइड करके हम अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए हम अपना वोट दे रहे हैं और मुझे इस बात पर गर्व है। मुझे इस बात पर गर्व है। दिन राष्ट्र के नाम है। ये चुनाव विकसित भारत का चुनाव है। ये चुनाव एक सशक्त भारत बनाने का चुनाव है। दिल्ली की 7 सीटों का पिछले 2 चुनावों का इतिहास बताता है कि जैसे जैसे दिल्ली में वोटिंग का परसेंटेज कम हुआ तो बीजेपी की जीत का अंतर बढ़ गया। 2014 में वोटिंग प्रतिशत 65.1 था तो बीजेपी कम वोटों से जीती थी। 2019 में यह 60.6 हुआ तो बीजेपी की जीत का प्रतिशत थोड़ा बढ़ गया। हालांकि अकेला फैक्टर नहीं है, चुनाव में बहुत सारे समीकरण वोटों को घटाते बढ़ाते रहते हैं। वैसे दिल्ली में कांग्रेस की सत्ता से शून्य पर लाने वाली आम आदमी पार्टी को आज गांधी परिवार समेत लाखों कांग्रेस समर्थकों के वोट मिले होंगे। लेकिन अगले चरण में पंजाब की जिन 13 सीटों पर वोटिंग है वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर होगी। इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान से प्रेम भरा सोशल मीडिया पोस्ट मिला था। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने अरविंद केजरीवाल की वोटिंग वाली तस्वीर को रीपोस्ट करते हुए लिखा, उम्मीद है शांति और सद्भाव नफरत और उग्रवाद की ताकतों को परास्त करेगी। इस पर तुरंत अरविंद केजरीवाल ने उन्हें जवाब दिया, चौधरी साहब, मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। आपके ट्वीट की जरूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। आप अपने देश को संभालिए। वैसे फवाद चौधरी भारत के नेताओं की सोशल मीडिया पोस्ट को काफी ध्यान से फॉलो करते हैं। इससे पहले वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक्स पर एक पोस्ट लिख चुके हैं, राहुल गांधी ऑन फायर।
भारत के नेताओं पर उनकी पैनी नजर देखते हुए ऐसा लगता है कि वो काफी खाली हैं और पाकिस्तान में उनके पास काम का अभाव है, इसीलिए वो लगातार भारत के मामलों में घुसपैठ की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल का जवाब उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक की तरह चुभा होगा। दिल्ली का वोटिंग परसेंटेज बता रहा है कि वोट डालने वालों में उत्साह और फायर की थोड़ी कमी थी, लेकिन चुनाव प्रचार में आज काफी फायर थी। पीएम मोदी ने आज यूपी और बिहार में चुनावी रैली की और इन रैलियों में उन्होंने विपक्ष पर नुकीले हमले किए। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर आरजेडी रही तो यूपी में उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर डबल अटैक किया और इसी तर्ज पर पीएम मोदी के हमले का जवाब भी आया। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी बौखलाहट में वो भूल गए हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। प्रधानमंत्री की बौखलाहट में आ गए, भूल गए हैं कि वो देश के प्रतिनिधि हैं, आपके प्रतिनिधि हैं, कि इस तरह के शब्द उनके मुंह से नहीं निकलने चाहिए। बिहार के शहजादे अब आराम से जमानत, अमानत, जमानत, अमानत, उसका काम देखेंगे। कांग्रेस के शहजादे ने भी छुट्टियों की तैयारी शुरू कर दी है। के झूठ और फरेब से, प्रचार से कुछ काम चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी, भाषा को सुधारिए, संविधान की बेसिक ज्ञान को समझिए, जानिए। जो लोग कहते थे 400 पार का नारा दे करके, ये लोग 400 पार का नारा दे रहे थे। इस बार 400 पार तो हुई ना, इस बार 400 हारने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि बनारस में मोदी चुनाव हारने वाला है। अरे आप हंस क्यों रहे हो भाई? कि वो बोल रहे थे। अब पता नहीं बार बार साइकिल पंक्चर होने का सदमा है या कांग्रेस वाले शहजादे की संगत का असर है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पीएम मोदी को सिर्फ बयानों पर ही नहीं घेरा, बल्कि उनके लोकसभा क्षेत्र में भी उन्हें घेरने की तैयारी दिखी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का वाराणसी में रोड शो हुआ। पहली बार प्रियंका और डिंपल एक साथ रोड शो कर रही हैं। दोनों ने कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के लिए वोट मांगे। इससे पहले प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने काल भैरव के दर्शन किए। प्रियंका गांधी और डिंपल यादव का रोड शो दुर्गा कुंड के दुर्गा मंदिर से शुरू हुआ। ये रविदास मंदिर तक जाएगा। रोड शो के अंत में महामना की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके संत रविदास के दरबार में माथा टेका जाएगा। वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी 2 बार से सांसद हैं और तीसरी बार चुनावी मैदान में। यहां 1 जून को मतदान होगा। यूपी और बिहार में प्रचार युद्ध छिड़ा था तो पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दिन माहौल हिंसक हो गया। एक बार फिर राज्य में आज कई जगह पर हिंसा हुई है। पूर्वी मिदनापुर, झारग्राम, घाटल, नंदीग्राम, कांती, तमलुक और बांकुरा में बीजेपी और टीएमसी समर्थकों में झड़प हुई। हिंसा की शुरुआत कल रात ही हुई जब पूर्वी मिदनापुर के महिषादल में एक तृणमूल कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि हत्या में बीजेपी का हाथ। खड़गपुर इलाके में बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल के काफिले को रोका गया।
टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रत्याशी का विरोध किया। बाकरों में ईवीएम को लेकर टीएमसी ने सवाल उठाए। टीएमसी ने कहा कि 5 ईवीएम्स में बीजेपी के टैग मिले, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा झारग्राम लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार प्रणत टुंडू पर हमला किया गया। इस हमले में उनके अंगरक्षक का सिर फट गया। बीजेपी का आरोप है कि बूथ निरीक्षण के दौरान यह हमला हुआ। इसी दौरान वहां तनाव की स्थिति पैदा हो गई, पथराव और लाठियां चली। प्रत्याशी की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। सुबह यहाँ अमीरुल बोल के एक जिहादी है, बाबू खान बाड़, 5 बीजेपी वर्कर का इंजोर कर दिया। यहाँ जितना जिहादी और गुंडा है सब टीएमसी का संरक्षण में। यहाँ पर जो हिंदू माँ बहन है, हमारे भाई लोग हैं, सबको मारा है। बुजुर्ग माँ है उसको मारा है, उसका हाथ में सोने का कंगन था वो चोरी कर लिया है या गिर गया है। सत्ता में अब हम एक ऐसी चौंकाने वाली खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको न सिर्फ अपने पूरे परिवार के साथ देखनी चाहिए बल्कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जैसा मध्य प्रदेश में 7 लड़कियों के साथ हुआ वैसी कोई भी वारदात या अपराध किसी और के साथ हो। सोचिए आपको कोई फोन आए, दूसरी तरफ से आपको अपने किसी परिचित या रिश्तेदार की आवाज सुनाई दे, कोई आपसे मदद मांग रहा हो या फिर कहीं मिलने बुला रहा हो। क्या बोल रहे हैं आप वहां जाएं और वहां जाने के बाद आपको पता चले कि अब तक आपके साथ जो कुछ हुआ वो सिर्फ धोखा था। असल में आपको मोबाइल पर जिस रिश्तेदार या परिचित की आवाज सुनाई दी वो उसकी नहीं बल्कि किसी मोबाइल ऐप या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार की गई आवाज है। मध्य प्रदेश में 7 लड़कियों के साथ एक ऐसे ही वॉइस क्लोन ऐप के जरिए रेप जैसा घिनौना अपराध किया गया। छात्राओं को मैजिक वॉइस ऐप के जरिए कॉलेज की टीचर की आवाज में कॉल किया गया। नकली आवाज ऐसी थी कि एक भी लड़की को किसी पर कोई शक नहीं हुआ। इसके बाद स्कॉलरशिप के लिए दस्तावेज मंगवाने के नाम पर इन छात्राओं को किसी न किसी सुनसान जगह पर बुलाया गया और फिर उन छात्राओं के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसका आरोप 3 लोगों पर है। जिन लड़कियों के साथ ये वारदात हुई वो सभी आदिवासी समुदाय की हैं और आरोपी उन कॉलेज की छात्राओं को टारगेट करते थे जहां स्कॉलरशिप मिलती है। शायद ये सिलसिला कई और दिन चलने वाला था, कई लड़कियां और फंसने वाली थीं, लेकिन इनमें से एक पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और फिर यह मामला सामने आया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपियों ने सीधी के एक सरकारी कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप से छात्राओं के फोन नंबर निकाले थे। बहुत सारे न्यूज मित्रों को शायद यह खबर मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले की लगे या सिर्फ उन 7 लड़कियों की लगे जिनके साथ ये हुआ है, लेकिन सोचिए ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। इससे पहले देश में ऐसे भी कई केसेस आए जब साइबर अपराधियों ने किसी मैजिक ऐप से या फिर एआई से बच्चों की आवाज तैयार की और फिर पुलिस बनकर उनके माता पिता को फोन करके ये बताया कि उनका बेटे या बेटी को पुलिस ने किसी गंभीर अपराध में गिरफ्तार कर लिया। बाकायदा माता पिता को एआई से तैयार उनके बच्चे की आवाज सुनाई गई और फिर मामले को रफा दफा करने के लिए लाखों रुपए ट्रांसफर कराए गए। और सोचिए ठगी से निकलते हुए अब ये 7 लड़कियों के रेप तक पूरी खबर पहुंच चुकी है। आज ऐसी घटनाओं से सावधान करने के लिए हमने इस पर एक डेमो भी किया है जो आपको वॉइस ऐप वाले इस धोखे से सावधान करेगा। हेलो, ये देखिए एक महिला की आवाज आ रही है। कौन बोल रहा है? मैं शुभम गुप्ता बात कर रहा हूँ। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रश्मि है। क्या बोल रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? रश्मि। रश्मि जी बताइए क्या चाहते हैं आप? किस लिए फोन किया आपने? देखिए मैं बोल रहा हूँ,
देखिए मैं बोल रही हूँ। सीधी में 7 आदिवासी मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया और जो जरिया बना, जो आरोपियों का सबसे बड़ा हथियार बना, वो एक ऐप बना। इस ऐप का नाम मैजिक कॉल ऐप है। और अंजलि, आप यकीन नहीं कर सकते कि वाकई में किसी ऐप का कमाल है कि आपको कोई कॉल आ रहा है और कोई ऐप से आपकी आवाज़ कन्वर्ट हुई है, क्योंकि एक पुरुष, एक आदमी ही बात कर रहा है। रश्मि जी बताइए क्या चाहते हैं आप, किस लिए फ़ोन किया आपने? महिला फैकल्टी बनकर इन बच्चियों को कॉल करते थे, पूछते थे कि आपकी स्कॉलरशिप आपको मिल गई है, नहीं मिली है तो एक काम कीजिए, मार्केट में आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। ऐसे करते इन बच्चियों को कहीं सुनसान जगह जंगल में ले जाया जाता था, वहाँ पर उनके साथ दुष्कर्म हुए। आज आपको नकली आवाज वाले इस धोखे से सावधान करने के लिए हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिसे बहुत ध्यान से देखेगा। आज के दौर में साइबर क्रिमिनल न सिर्फ वॉइस ऐप से बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसी की वॉइस को क्लोन करके, मतलब हूबहू वैसा बना के उन्हें ठगी का शिकार बना रहे हैं। यानी किसी की असली वॉइस से उसकी नकली और बिल्कुल मिलती जुलती आवाज तैयार की जाती है, और यह सब कुछ इतनी सफाई से होता है कि भनक तक नहीं लगती है। एक ऑनलाइन सिक्योरिटी फर्म मैकेफी, आपको याद होगा मैकेफी के अनुसार आवाज का क्लोन बनाने के लिए सिर्फ 3 सेकंड की आवाज की जरूरत होती है। सिर्फ 3 सेकंड। यानी जब तक आप हेलो हेलो बोलेंगे, साइबर क्रिमिनल्स के पास आपकी आवाज पहुंच जाएगी, उसका टेक्सचर पहुंच जाएगा और क्लोन तैयार कर सकते हैं वो। और फिर आपकी इस आवाज, 3 सेकंड की आवाज से ये अपराधी वॉइस क्लोन तैयार करते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये नकली आवाज किसी की असली आवाज से 85% तक मैच करती है। और फिर इसी आवाज का इस्तेमाल करके लोगों के साथ ठगी होती है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है या फिर मन मुताबिक काम कराए जा सकते हैं। मैकेफी ने फेक एआई वॉइस कॉल्स और वॉइस क्लोन को लेकर एक सर्वे भी किया, जिसमें इसमें यह बताया गया था कि भारत में जितने भी लोगों के साथ इस तरह का धोखा हुआ, उसमें से 83% भारतीयों ने अपने पैसे गंवाए। इनमें भी 48% भारतीयों ने 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम गंवाई है। इस सर्वे के अनुसार भारत में करीब 69% लोग ऐसे भी हैं जो एआई की आवाज और असली आवाज में फर्क तक नहीं बता सके। इसके अलावा करीब 47% भारतीय ऐसे हैं जो कभी ना कभी एआई कॉल स्कैम के शिकार हुए। लेकिन अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि आप इस तरह के धोखे से कैसे बच सकते हैं, और इन जरूरी बातों को आपको नोट कर लेना चाहिए। सबसे पहली बात, ध्यान से देखिएगा, सोशल मीडिया पर अपने या अपने परिवार से जुड़े वीडियोस शेयर करने से बचें, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स का पहला टारगेट आपके सोशल मीडिया अकाउंट होते हैं, जिन पर अपलोड आपके वीडियो से साइबर क्रिमिनल्स वॉइस सैंपल ले सकते हैं और फिर एआई या मैजिक वॉइस ऐप से आपकी नकली आवाज तैयार की जा सकती है। एक और जरूरी बात, अगर आपको ऐसा कोई भी कॉल आता है और आपको किसी तरह का संदेह होता है, तो फोन को काटने के बाद आप दोबारा उस पर कॉल कर सकते हैं। अगर यह कॉल किसी को मैजिक वॉइस ऐप से किया गया होगा तो वापस उस पर कॉल नहीं लगेगा। इसी तरह कॉल्स पर अगर कोई आपसे पैसे मांगता है तो बिना किसी जांच पड़ताल के या फिर दोबारा से कंफर्म किए बिना पैसे ना भेजें। और किसी भी तरह के संदेह की स्थिति में आप साइबर क्राइम के हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।